अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप प्रिंसिपल डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका मेथड ये होता है कि आपने एक्स वाई और जी की वैल्यू, जो कि वेक्टर स्पेस के तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, आपने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद उसको वेक्टर के फॉर्म में हम लिख देते हैं। अब इनकी कैलकुलेशन के प्रोसीजर पे बात हो रही थी कि अब देखें, ये आपके पास सिंपल अगर इक्वेशंस के फॉर्म में है तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ये वाला है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको एचलन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लें, मतलब रो एचलन फॉर्म या फिर कॉलम एचलन फॉर्म या फिर डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जैसे इसमें हमने किया है कि हमने किसी एक को वन बना दिया। वन बनाने के लिए हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो उसी से हमने डिवाइड करके क्या कर लिया, वन बना लिया। तो आपके पास वन बनाने के लिए हमने, एक तो आप डिवाइड करने से बना सकते हैं, सेकंड हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे डिवाइड ही किया है, लेकिन वन बनाने के बाद आप वन बनाने के लिए यहाँ पे हम डिफरेंट वेज अडॉप्ट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर तो कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही हो तो उसके ज़रिए से आप वन बना सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि इससे आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। डिवाइड करने से क्या होगा कि आपके पास जब एचलन फॉर्म बन जाएगी, मतलब मेन डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्री ज़ीरो हों या फिर ऊपर वाली सारी एंट्री ज़ीरो हों या फिर कोई एक ज़ीरो हो, तो आपके पास सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। जैसे इसमें देखें, आपके पास ये एचलन फॉर्म में है क्योंकि इसमें जस्ट ये वाली डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो, डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा ये लोअर एंट्रीज़ उसकी क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में है। इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये एक्स की प्लेस पे है, ये वाई की प्लेस पे और ये जी की प्लेस पे। यहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है क्योंकि इस एक्सप्रेशन को जी से मल्टीप्लाई करवाए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स माइनस दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो आपको वाई की वैल्यू चाहिए। इस केस में आपके पास एक ही इक्वेशन मौजूद है और आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि एक इक्वेशन है और वेरिएबल दो हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक्स के ओवर में इसको ले आए, डिवाइड कर दिया, और वाई जो एज इट इज़ मौजूद था दूसरी साइड पे, उसके ओवर में ये 3 × 3 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन जब आपस में इक्वल हैं तो आपको पता है कि हम इसको किसी भी पैरामीटर के इक्वल भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के इक्वल और यहाँ से सेकंड एक्सप्रेशन भी के इक्वल आपने रखा है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ के। अब हम क्या करेंगे कि इन एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम अपने वेक्टर में पुट कर देंगे। तो आपके पास यही प्रिंसिपल डायरेक्शन है सेकंड आइगन वैल्यू के लिए। वेयर के इज़ आर्बिट्रेरी, क्या था, आपने कोई भी कांस्टेंट रखा है, आर्बिट्रेरी वैल्यू रखी है। जब आर्बिट्रेरी वैल्यू है तो ये के वन भी हो सकता है, तो हमने क्या दिया कि के इज़ इक्वल टू वन है। सेम इसी पैटर्न पे हमने V2 कंसिडर किया। V2 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में मौजूद है, मतलब V2 की वैल्यू आ गई, के को जब आपने वन पुट किया तो V2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने लैम्डा की थर्ड वैल्यू के लिए जो है वो V3 हमने लेट कर लिया इज इक्वल टू एक्स वाई जी, ट्रांसपोज की फॉर्म में है भी आइगन वेक्टर। देन हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। इसके बाद अगेन हमारा टारगेट एक्स वाई जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप कोई भी मेथड अडॉप्ट करके जो आपको कन्वीनियंट लगता हो, आप इसमें से एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स वाई जी की वैल्यूज़ जब आपने फाइंड आउट की तो अगेन आपके पास के की फॉर्म में आ गई। अब देखें के कांस्टेंट है, आप चाहे इसको के ही लिखा रहने दें, के ही लिखा हुआ आप बाहर कॉमन ले लें, या फिर आपके पास कांस्टेंट है तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम इसको छोटे से छोटा नंबर लेट करें, तो हम इसको वन ले सकते हैं। तो ये जो V1 V2 V3 आए हैं, ये क्या आए हैं, वो करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड प्रिंसिपल मोमेंट्स, फाइंड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया। आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये आपको नाम भी दिया होता ना कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जस्ट ये भी कह देते कि आपने प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने हैं, किसके लिए, यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर, तो तब भी ऑटोमेटिकली आपको प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाजमी कैलकुलेट करने पड़ते। और इसके लिए आपको मोमेंट इनर्शिया मैट्रिक्स भी लाजमी कैलकुलेट करना पड़ता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं।
तो फिगर आपके पास मौजूद है यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर की। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, अबाउट अ पॉइंट ऑन इट्स रिम। रिम मीन्स उसकी बाउंड्री पे कोई भी आपके पास पॉइंट मौजूद है, किसकी बाउंड्री पे, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अगेन हम प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है, सफ़ियर की फॉर्म का होता है, ऐसे करके ये आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। अब आपने इसके किसी रिम पे, मतलब बाउंड्री वाले किसी भी पॉइंट पे आपने एक्सिस ड्रा करना है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब इस हेमिस्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर को करने से पहले प्रीवियस चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से आना ज़रूरी है। लेट किया हमने, लेट एम बी मैस एंड ए बी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, ए है, सेंटर्ड एट ए। इसका जो सेंटर है वो हम डायग्राम में भी साथ साथ देख लेते हैं। ये आपके पास हेमिस्फीयर मौजूद है और इसका रेडियस आपके पास यहाँ पे मौजूद है कि रेडियस क्या है, इसका ए है, और इसका जो सेंटर है वो है कैपिटल ए पे। ठीक हो गया, कैपिटल ए को हमने इसका सेंटर कंसिडर किया है, सेंटर्ड एट कैपिटल ए विद ओ बीइंग पॉइंट ऑन इट्स रिम। अब हमने इसकी बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट लिया है, ओ पॉइंट हमने इसकी बाउंड्री पे लिया है, जो ये मौजूद है। हमने कहा ये पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, उसके रिम पे मौजूद है। ओ एक्स वाई जी बी कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू ओ। ये वाले जो ओ आपने इसकी बाउंड्री पे आपके पास ना यहाँ पे 3 तरह के एक्सेस आएंगे। सबसे पहले तो आपका ये वाला पॉइंट जो कि आपके पास ये इस तरीके से यहाँ से पास करते हुए तीनों एक्सिस, फिर आपने जो बाउंड्री पे पॉइंट लिया वहाँ वाले तीनों एक्सिस, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पहले में और बाउंड्री वाले पॉइंट के एक्सिस के लिए सेम है, बाकी ये वाई और जी चेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अगर देखें तो इसका हमने सेंट्रॉइड कंसिडर करना है। सेंट्रॉइड अगेन हमने क्यों कंसिडर करना है, क्योंकि अगर आप इसके सेंटर के अबाउट या फिर बाउंड्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस चैप्टर में। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए पैरेलल एक्सिस के दरमियान। सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी आएगा जब आपके पास इसका सेंटर का आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि विद ओ बिंग पॉइंट ऑन द रिम। अभी जैसे कि हमने बात की कि ओ जो है वो रिम पे पॉइंट है, ओ एक्स वाई जी बी कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू ओ में से पास करते हुए जो एक्सिस आपने लिए वो ओ एक्स वाई जी लिए। इसी तरह से आपने ए में से पास करते हुए एक्सिस लिए, ओ में से आपने ओ एक्स वाई जी लिए, ए में से पास करते हुए आपने ये एक्सिस और ये एक्स एक्सिस के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इसी तरीके से ए में से ये पास कर रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ए में से ये एक्सिस, ओ में से ये, तो ये भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इनको ओवरऑल आपने क्या नाम दिया है कि ए में से पास कर रहे हैं ए एक्स वाई डैश एंड जी डैश एक्सिस, ए एक्स वाई डैश जी डैश एक्सिस बी कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू ए पैरेलल टू ओ एक्स वाई जी। पैरेलल वाली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज सी बी सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर। सी को हमने क्या कहा कि इसका सेंट्रल पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ मास है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगेन हमने यहाँ से पास करते हुए एक्सिस ड्रॉ किए, तो ये एक्स डैश, वाई डैश और ये जी डैश। अगर आप देखें ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो अगेन ये तीनों एक्सिस आपस में क्या बन जाएंगे, पैरेलल बन जाएंगे रिमेनिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस के। और इन एक्सिस को आपने क्या नाम दिया, सी एक्स डैश वाई डबल डैश और साथ में जी डैश। जी डैश ए का भी यही एक्सिस था और सी में से भी पास करता हुआ, मतलब जी डैश दोनों केसेस में क्या कर रहा है, सेम रह रहा है। अब हम बात कर रहे हैं ए सी डिस्टेंस पे। ए सी आपके पास ये वाला डिस्टेंस है ए सी। ए सी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए क्या बन रहा है, 3a/8। ये हमने किस तरीके से निकाला, इसके सेंट्रॉइड का पहले आप फार्मूले के थ्रू आपने निकाला, और प्रीवियस आपने जो इसका क्वेश्चन किया हुआ है उसमें अगेन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया था।
सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा 2/5 ma²। एंड ये प्रीवियस चैप्टर आपका तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला चैप्टर आपका तब तक कवर नहीं होगा जब तक आपको प्रीवियस चैप्टर नहीं आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज आर ज़ीरो, और इसके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज क्या हैं, ज़ीरो है। अबाउट सेंटर, सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, चूँकि ये सिमेट्रिक बॉडी है तो इसके तमाम एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, तो इसलिए हमने जो है वो इस तरीके से इसको कंसिडर किया। सो IA(x) मतलब a ये और x ये, आपके पास ये वाला IA(x) किसके इक्वल आएगा 2/5 ma² मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस है ये। उसके बाद IA(y') ये वाला अबाउट y एक्सिस है और हेमिस्फीयर है, बॉडी सिमेट्रिकल होती है तो सेम रहेगा। और IA(z') अगेन हेमिस्फीयर एक सिमेट्रिकल बॉडी है क्योंकि इसमें रेडियस इन्वॉल्व है, तो ये आपके पास 2/5 ma² आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करें, चूँकि इसके तमाम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होते हैं तो एक्सिस कोई भी होगा तब भी इसके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सब्जेक्ट टू AX y'(z'), मतलब इस पॉइंट में से पास करते हुए कोऑर्डिनेट्स के विद रिस्पेक्ट टू इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी आपने बात की थी कि इसका ये जो अलोंग Z एक्सिस था, ये जो डिस्टेंस था AC वो क्या था 3a/8। इट मीन्स ये जो C पॉइंट है इसमें चूँकि ये Z एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब x भी इसमें ज़ीरो आएगा, y भी ज़ीरो आएगा, जस्ट Z की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 3a/8। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अबाउट x एक्सिस अलोंग x एक्सिस। अब इससे पहले आपके पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शियाज मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब आप इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि AX के अबाउट, ये वाला आपके पास AX है ना, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ जाएगा CX', मतलब सेंटर में से पास करता हुआ, पैरेलल एक्सिस है ना ये आपस में, सेंटर में से पास करता हुआ एक्सिस प्लस M, और साथ में इन दोनों का आपस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आ जाएगा। अब चूँकि आप x एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं और ये सेंटर ऑफ मास है तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो उसमें हम सेंट्रॉइड जो सेंटर है उसको यूज़ करेंगे y बार का मतलब ये सेंटर के कंपोनेंट्स हैं, y² प्लस z²। अब y की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और z की वैल्यू क्या है 3a/8। आपने यहाँ पे पुट की, इसका स्क्वायर किया तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई रीअरेंज करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको पता चला होगा कि आपने सबसे पहले ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि आपको जो सेंटर वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने थे उसमें ये यूज़ होने थे। नेक्स्ट है, ये तो था अबाउट x एक्सिस। अब अगेन बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम अलोंग y एक्सिस। अब AY' की हम बात कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं CY', मतलब ये वाला जो AY' और CY', ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं अगेन। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये जो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सेंटर में से जो एक्सिस पास कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कैपिटल M टाइम्स x² प्लस z²। ठीक हो गया, x कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर। आपके पास इस तरीके से, कॉन्जुगेट का मतलब बार का मतलब सेंटर ऑफ मास के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इससे डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद अगेन इसको भी रीअरेंज किया तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया। इसके बाद आपने क्या किया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज़ किया अलोंग z एक्सिस, और z एक्सिस में देख लेते हैं कौन कौन से एक्सिस पैरेलल हैं, AZ' और CZ', मतलब जिसमें A और C आता हो, तो AZ' और उसके बाद आपके पास है CZ'।
ठीक हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगेन आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया और अगर आप देखें तो ये एक ही एक्सिस बन रहा है। इट मीन्स इनके दरमियान कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है और ये ज़ीरो डिस्टेंस होगा। वैसे भी अगर आप जी एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं, जी एक्सिस के अबाउट, तो इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर होता है। तो ये वाला भी ज़ीरो, ये वाला भी ज़ीरो, तो आपका ये वाली साइड क्या हो गई, ज़ीरो बन गई। इसके बाद नेक्स्ट है, नाउ वी कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो ऊपर वाला था ना, इनके भी आपने कहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़ीरो हैं। तो इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने अप्लाई किया तो ए के अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है इज़ इक्वल टू सी के अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है माइनस एम टाइम्स आ जाएगा और साथ में एक्स बार वाई बार। अब इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये वाला प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो सेम, ये जितने भी ए के अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज थे वो आपके पास क्या थे, ज़ीरोज़ थे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी के अबाउट भी जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज आ जाएंगे वो क्या आएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे। अगेन हमें ये वैल्यूज़ नेक्स्ट चाहिए थी, इसलिए हमने इन वैल्यूज़ को पहले कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी सब्जेक्ट टू ओ आर। सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ओ के विद रिस्पेक्ट टू वो क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स ओ के विद रिस्पेक्ट टू, ओ आपके पास ये है, सी के कोऑर्डिनेट्स ओ के विद रिस्पेक्ट टू ये वाला डिस्टेंस आपके पास ए है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कौन सी प्लेन है, ये जो है आपके पास एक्स जी प्लेन है, तो इसमें वाई ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपके पास एक्स की जो लेंथ है वो ए है, वाई ज़ीरो है और जी की लेंथ ऑलरेडी हम उसकी बात कर चुके हुए हैं, वो क्या है 3a/8 है। द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट ओ आर। अब अगर आप ओ की बात करें तो अभी आपने जो सेंटर वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे उसके साथ हम लिंक करते हुए थ्रू पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स। अब देखें क्या ये पैरेलल है सी एक्स डबल डैश के, तो डायग्राम में चलते हैं। ओ एक्स आपके पास है ये और सी एक्स डबल डैश ये दोनों यस पैरेलल हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसी तरह से ओ वाई और सी वाई डबल डैश, ओ वाई और सी वाई डबल डैश ये भी आपस में पैरेलल हैं। तो हम बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए, उसके बाद सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए और फिर अब हम बात करने जा रहे हैं ओ पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हमारा टारगेट ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। सो आई ओ एक्स इज इक्वल टू आई सी एक्स डबल डैश प्लस कैपिटल एम एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर। इनकी वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से आपने यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया, वाई एक्सिस के अबाउट है तो वाई पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एक्स बार स्क्वायर प्लस जी बार स्क्वायर। सेंटर की बात करें, जहाँ जहाँ ये बार आपको नज़र आ रहे हैं ये जस्ट सेंट्रल पॉइंट के लिए यूज़ हो रहे हैं, इनका और कोई काम नहीं है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। इसके बाद आई ओ एक्स आपके आई ओ जी आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो पिछले प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया यूज़ होंगे, उसके साथ साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज़ होंगे, क्योंकि आपके पास वाई ज़ीरो है तो इन दोनों में वाई इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। इसके बाद जी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ गए। इनर्शिया मैट्रिक्स नेक्स्ट हमने लिख लिया कि इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में है। अब इसके बाद आपका क्या टारगेट था, इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना और प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल डायरेक्शंस, एक्सिस यहाँ पर डायरेक्शंस को कैलकुलेट करना। इसके लिए हमने कॉमन ले लिया, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसकी डायगोनल एंट्रीज में से माइनस लैम्डा करके करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाई, इसको सॉल्व किया, आपके पास लैम्डा की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आई हैं, इट मीन्स आपके पास प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ये जो कॉमन लिया था उसके साथ बारी बारी आप इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी में आपने 11 को मल्टीप्लाई किया, तीसरी में आपने 61 को मल्टीप्लाई किया।
इसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा की वैल्यू ऊपर बारी बारी हम मैट्रिक्स में पुट करेंगे। हमने कहा कि जो पहला प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हमने एक्स वाई जी ट्रांसपोज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपके पास ये इक्वेशंस बन गई, इनको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब अगर आप देखें तो एक्स आपके पास ज़ीरो है तो जी भी ज़ीरो हो गया, लेकिन जो लैम्डा नॉन ज़ीरो है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। वाई को आपने नॉन ज़ीरो कह दिया। अब चूंकि ये नॉन ज़ीरो है आप इसको 1 रख लें, टी रख लें, कोई भी कांस्टेंट का नाम दे दें, चाहे तो आर्बिट्रेरी का नाम दे दें, चाहे आप फिक्स करके रख लें। तो हमने जनरली जितने भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं उनको हम 1 ही कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने लैम्डा इज इक्वल टू 11 के लिए ये v2 वेक्टर आपने लेट कर लिया, भी आइगन वेक्टर। देन उसके बाद आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन आपके पास यहाँ से y ज़ीरो आ गया और यहाँ से आपके पास आया x इज़ इक्वल टू 3z। आपके पास इक्वेशंस 2 हैं लेकिन वेरिएबल 3 हैं, तीनों की वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो z चूँकि आर्बिट्रेरी है, आप z को चाहे t के। अच्छा, एक तरीका जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे है ना, एक तो आपके पास y ज़ीरो आ गया, दूसरा आपके पास x इज़ इक्वल टू 3z है। तो हम लेट कर लेते होते थे कि z इज़ इक्वल टू t है, तो x में z की जगह पे t पुट किया तो 3t हो गया। अब अगर आप x y z की बात करें तो ये क्या बना, x ज़ीरो y ज़ीरो आपके पास और x जो है वो 3t है, y ज़ीरो और z क्या है, t है। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, इस t को कॉमन ले लेते थे, क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ t लगा सकते हैं। कॉमन लेने के बाद ये 3 0 और 1 बन गया। तो इस तरीके से भी आपके पास आइगन वेक्टर आ जाता है या फिर प्रिंसिपल डायरेक्शन आ जाती है। तो जो मेथड आपको इजी लगे आपने उसको फॉलो कर लेना है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके कीजिएगा, फिर आपको ये ईजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।